यस गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप का ही एक हिस्सा है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और घरों में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और सभी एक दूसरे को शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कल के होमवर्क, और उसके बाद हम लोग आंसर क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, चलिए होमवर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। होमवर्क, ठीक है, तो यहाँ पे होमवर्क जो है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। होमवर्क में पहला क्वेश्चन था आपको कि जब फेरस को यानी लोहे को, क्या है, पहला क्वेश्चन था जब लोहे को क्या किसमें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल क्यों जाता है, यानी विलयन यानी कॉपर सल्फेट का जो विलयन था, ये एक्वस जो था, यानी इसको क्या बोलते हैं विलयन, ये एक्वस जो था, इसका रंग बदल क्यों जाता है। ये इसलिए बदलता है क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये क्या बन जाता है, फेरस सल्फेट बन जाता है, यानी इससे जो है SO4 निकल जाता है, इससे SO4 निकल जाता है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉपर बच जाता है। इसी वजह से कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग बदल जाता है। तो अब आप आसानी से कह सकते हैं कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे को डुबाया जाता है तो उसमें से सल्फेट आयरन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और कॉपर अकेला बच जाता है। इसी वजह से कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग बदल जाता है। ये अब आप आसानी से कह सकते हैं। तो इसका आंसर आपको मिल गया 1 नंबर का। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग का था कि जब दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन आप लोग का था द्विविस्थापन। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का था द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दें। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल दें। एग्जाम्पल या क्या लिख सकते हैं उसको, उदाहरण दें, यही था। तो इसका एग्जाम्पल आप आसानी से दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं Na2SO4 प्लस में BaCl2, एरो का निशान दीजिए, यहाँ पे बनाइए NaCl, और प्लस में BaSO4। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं NaCl है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन तो 2 है, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से गुना कर दीजिए। अब 2Na है तो 2Na तो है, SO4 एक ही है तो SO4 एक ही है, बेरियम एक है तो बेरियम एक है, यानी ये समीकरण संतुलित हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो SO4 था, यानी इसका Na2 का जो SO4 के साथ आयनिक यौगिक बना हुआ था, इसका आयन जो है इसके साथ संयोग किया, और इसका आयन जो है ये इसके साथ संयोग किया आपस में, और ये किए 2 नए यौगिक बनाए हैं NaCl, यानी इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, और इसका नाम है बेरियम सल्फेट।
इसका बेरियम सल्फेट। ओके, तो और उसके बाद तीसरा आप लोग का नेक्स्ट होमवर्क ये था कि यहाँ पे ये जो किसके बारे में, ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी उपचयन और रिडक्शन यानी अपचयन, इसके बारे में था। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये था आप लोग का Na और प्लस में O2, तो यहाँ पे 2NaO, 2NaO, सॉरी यहाँ पे 2NaO नहीं, Na2O बनेगा, Na2O। और यहाँ पे क्या होगा, 2Na भाग लेगा और यहाँ पे ये 4Na भाग लेगा। ओके, अब यहाँ पे हो गया Na2O, Na2 हो गया, Na2O। अब ये समीकरण संतुलित हो गया। तो इसमें क्या था कि इसमें कह रहा था किसका, इसमें ये क्या कौन सा है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन यानी उपचयन है या अपचयन। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ सिंपल सा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है यानी ये उपचयन है, ये उपचयन अभिक्रिया है, ये उपचयन अभिक्रिया है। उसके नेक्स्ट में तो उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन में ही पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में पढ़े ही थे, यानी CuO था प्लस में H2 था और ये क्या हुआ था, CuO बना था, सॉरी Cu बना था और प्लस में H2O बना था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड का, यानी इससे जो है ऑक्सीजन हट गया और ये कॉपर बन गया, यानी इसका रिडक्शन हो गया, यानी इसका क्या हुआ, उपचयन, इसका अपचयन हुआ, इससे ऑक्सीजन हट गया तो इसका अपचयन हुआ और इसमें ऑक्सीजन जुट गया, तो यानी ये उपचयन, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इसका रिडक्शन हुआ, ये रिडक्शन और इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये थे आप लोग के होमवर्क। चलिए आने वाले 102 दिन में हम लोग आंसर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी जो कथन क्या है, असत्य है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये है लेड ऑक्साइड, ये लेड ऑक्साइड प्लस में कार्बन, और ये बनता क्या है, ये लेड बनता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है, सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा क्या अपचयित हो रहा है, यहाँ पे सीसा तो सच में अपचयित हो रहा है, यानी इससे ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये तो क्या है, ये सही है, ये तो सही है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखिए कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है, तो ये गलत है। उसके बाद है कार्बन उपचयित हो रहा है, ये सही है। उसके बाद लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ में ऑक्साइड छोड़ दिया है, तो ये लेड अपचयित नहीं हो रहा है, ये भी क्या है, गलत है, यानी ए बी गलत है और बाकी दोनों सही है। तो देखते हैं हम लोग ए और बी किस में है, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी ये कथन असत्य है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe यानी आयरन ऑक्साइड, ये है क्वेश्चन नंबर 2 में, आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम और बन के क्या हो जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। तो ये क्या हो रहा है, इसका जो है स्थानांतरण हो रहा है आयन का, यानी ये जो और O3 था ये फेरस के साथ था, तो ये किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ चला गया, यानी स्थानांतरण हो गया। यानी ये कौन सा है, अच्छा इसमें एक बात और है, ये इसमें 2 बार नहीं एक ही बार स्थापन हो रहा है, जिसमें एक बार स्थापन होता है उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। यानी इसमें विस्थापित हो रहा है तो ये विस्थापन अभिक्रिया, यानी डी नंबर आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 में लेड चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो निशान लगाइए। तो लेड, अब हम लोग क्या करेंगे, लेड चूर्ण यानी पीबी और प्लस में HCl, इस तरह का जब हम करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये बनेगा क्या, ये क्या बनेगा, यानी PbCl बनेगा और H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ये सही है। ये देखिए हाइड्रोजन गैस और ये एक्चुअली ये आयरन नहीं, आयरन का तो कहीं बात ही नहीं है, तो ये गलत है। और इसमें सभी में आयरन लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे लेड होना था। देखिए इसमें भी आयरन है, तो ये आपका सही है, बाकी तीनों के तीनों गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। कोई अभिक्रिया नहीं होती है, कोई अभिक्रिया नहीं, अभिक्रिया तो होती है लेकिन यहाँ पे आयरन कभी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली ये लेड ऑक्साइड नहीं था, लौह ऑक्साइड था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर ए सही है। ठीक है, एक मिनट फिर से देख लीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखते हैं। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे Fe है, क्या है, Fe है, और यहाँ पे भी Fe कर लीजिए। ठीक है, यानी FeCl आयरन क्लोराइड है। ठीक है, तो आयरन सब जगह ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बन रहा है। अब इसमें हम लोग देखते हैं संतुलित समीकरण क्या है। संतुलित समीकरण क्या है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहला क्लास में ही डिस्कस किए थे, और रासायनिक के समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये भी हम लोग पहला क्लास में ही डिस्कस किए थे कि अगर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित नहीं करेंगे तो उसका क्या होगा, दोनों साइड का परमाणु समान नहीं होंगे और दोनों साइड के द्रव्यमान भी समान नहीं होंगे, इस वजह से वो ढांचा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल इक्वेशन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, तो इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो सबसे पहले आप लोग अमोनिया का सूत्र जान लीजिए, NH3 होता है, और नाइट्रोजन का N2, यानी इसको हम लोग लिख रहे हैं, आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर, हम जिसमें 5 का A नंबर। ठीक है, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ संयोग करके अमोनिया गैस बनाता है। तो ये रहा आपका नाइट्रोजन गैस, ये रहा नाइट्रोजन गैस, और ये रहा आपका हाइड्रोजन गैस। ये संयोग करके क्या बनाता है, अमोनिया गैस, यानी
NH3। अब इसको हम लोग संतुलित करते हैं। इसको संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है तो इसको यहाँ करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 3 हो गया तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे हो गया कितना, 2 तिहाई 6, यानी और इधर भी 6 हाइड्रोजन का बैलेंस हो गया, और N2 यहाँ पे 2N हो गया, यानी ये बैलेंस्ड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समीकरण बी में। समीकरण बी है आप लोग का, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसका समीकरण हम लोग देखेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का होता है H2S। तो हम लोग लिखते हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, और वायु में दहन करने यानी प्लस में O2 लिख दीजिए। ठीक है, और बनाता क्या क्या चीज़ है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, यानी जल का फॉर्मूला होता है H2O और प्लस में SO2। ये आपके समीकरण है, इसको हम लोग संतुलित करेंगे। अब हम लोग बार बार संतुलित नहीं करेंगे क्योंकि अब आप लोग समझ चुके हैं कि किस तरह से संतुलित करते हैं। अब थोड़ा सा फास्ट में हम लोग खींचने का कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अब फास्ट में खींचने का कोशिश करते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे हो जाएगा 2 है, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 2 6 2 4 हो गया, ये बैलेंस्ड हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सी नंबर। नेक्स्ट हम लोग सी नंबर देखेंगे। ये तो सी नंबर में है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा और याद रखिएगा। चलिए इसका समीकरण हम लोग लिखते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2 और SO4 का होल 3, Al2 SO4 का होल 3, और प्लस में उसके बाद क्या है, बेरियम क्लोराइड है। तो बेरियम क्लोराइड का क्या होता है फार्मूला, इसका होता है फार्मूला BaCl2 एरो का निशान देंगे, BaCl2, उसको एरो का निशान देने के बाद क्या होगा, एक्सचेंज, यानी इसमें क्या हो रहा है, द्विविस्थापन हो रहा है, यानी ये जो है Cl2 इसके साथ और SO4 इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, Al क्या बनाएगा, ये AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट और क्या बनाएगा, प्लस में यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि मेरे पास है नहीं, बेरियम सल्फेट BaSO4 बेरियम सल्फेट। अब हम लोग इसको संतुलित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संतुलित करने के लिए हम लोग को देखना होगा क्लोरीन कितना है। यहाँ पे 3 क्लोरीन है और यहाँ पे 2, तो इसको 3 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए
और उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरीन का बैलेंस तो हो चुका है, और बाकी यहाँ पे बेरियम का बैलेंस्ड करना है, तो बेरियम का बैलेंस्ड नहीं हुआ है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। हाँ, तो ये हमने क्या किया, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया, ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे, तो डी में क्या कहता है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे। पोटेशियम धातु, पोटेशियम को किससे डिनोट करते हैं, के से, यह है के। पोटेशियम धातु किसके साथ अभिक्रिया करता है, जल के साथ, बोल रहा है करवाने के लिए। तो हम लोग पोटेशियम धातु को जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, और ये जल के साथ H2O है, ये जल के साथ अभिक्रिया क्या देता है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देता है ये, और प्लस में क्या देता है, H2 गैस देता है, यानी हाइड्रोजन गैस देता है। आपका क्वेश्चन में यही कह रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस्ड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जल को बैलेंस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जल को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि H2 है, और यहाँ पे H कितना है, 3 है। एक यहाँ पे एक यहाँ पे H है, यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ पे 2H और एक ये 3H हो गया, जबकि यहाँ पे कितना है, 2 ही H है। तो हम लोग इसको बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग 2 दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 दे देते हैं। अब यहाँ पे 2H हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 2H, यानी 4H। यहाँ पे भी 4H, यहाँ पे 2O है, यहाँ पे 2O है, तो यहाँ पे भी कितना O हो गया, 2O हो गया। यानी कि अब किसको बैलेंस करना है, के को। तो के कितना है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आप 2 दे दीजिए, बाकी ये बैलेंस हो गया है। इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद अब हम लोग इसके नेक्स्ट वाला को देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वाला को देखेंगे, ओके। मैं आप सभी को क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने के साथ साथ कंटेंट भी दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोग का अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि इतना लंबा वीडियो हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर। इसमें हम लोग इसी में क्या करेंगे, इसको भी क्या करना है, संतुलित करना है, यानी बैलेंस्ड करना है। तो इसको बैलेंस्ड करने के लिए हम लोग इसी में बैलेंस्ड करेंगे। आप लोग इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए HNO3 है, यानी इसमें कितना H है, एक H है, एक H है यहाँ पे, और यहाँ पे H कितना है, 2H यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे कितना H है, 2H यहाँ पे है, और यहाँ पे भी 2H है। पहले हम लोग एक साइड गिनती करते हैं, H कितना है, एक H यहाँ है, 2H यहाँ है, तो टोटल H कितना हुआ, 3H हुआ, 3H हुआ। और इसमें देखिए 2 से गुना है, यानी ये दोनों, सिर्फ यही दोनों गुना है इसके साथ, तो यानी 2O, यानी ऑक्सीजन कितना, 2, ऑक्सीजन भी कितना, 2, यानी 2H है, और 3H है, और 3H है, और एक्चुअली मिस्टेक कर गया, यानी 3H है और 2O है। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि ये किस तरह से बैलेंस्ड होगा। सबसे पहले H को बैलेंस करने का कोशिश कीजिए। अगर हम लोग यहाँ पे
NO3 को पहले देख लेते हैं। NO3 कितना है 2, तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे 2 देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 दिए तो H का संख्या 1 बढ़ गया, और ये H कितना हो गया 4 हो गया, यानी 4 हो गया। तो यहाँ पे कितना, इसको अगर 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है मेरा 4H, यानी इसका काम भी ख़त्म हो जाता है। अब उसके बाद हम लोग कैल्शियम को, उसके बाद हम लोग किसको, कैल्शियम को मैनेज करेंगे। तो कैल्शियम को मैनेज करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा, यानी ये तो ठीक है, ये तो अपने आप में मैनेज ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैल्शियम ठीक है। कैल्शियम को मैनेज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कितना हो गया 2H यहाँ है, और 2H यहाँ, 4H हो गया, यहाँ पे 2H, ठीक है। अब ये बैलेंस्ड हो गया, इसको इतना ही करना है। नेक्स्ट हम लोग बी में देखते हैं NaOH प्लस H2SO4। NaOH किसका सूत्र होता है, NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कास्टिक सोडा बोलते हैं। H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। और उसके बाद ये मिल के क्या बनाता है, ये बनाता है मिल के सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट बनाता है, और उसके बाद जल, सोडियम सल्फेट और जल बनाता है। तो इसको अब हम लोग संतुलित करने का कोशिश करते हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोग कितना, ये तो सबसे पहले नंबर, इसमें इसका RHS की ओर देखिए Na2 है, यानी यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 ही है। तो सबसे पहले तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद Na2 हो गया, लेकिन यहाँ पे OH का भी संख्या बढ़ गया, यानी यहाँ पे OH भी 2 हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, जब H का मल्टीप्लाई ज़्यादा हो गया, तो इसमें हम लोग, क्योंकि यहाँ पे भी 2H हो गया और 2H यहाँ पे, यानी 4 हो गया, यानी यहाँ पे भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरा ये बैलेंस्ड हो जाता है। उसके बाद हम लोग अब NaCl, जो कि नमक का फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर C है, NaCl और AgNO3, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। और ये आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं, AgCl, यानी सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं और सोडियम नाइट्रेट बनाते हैं। तो हम लोग इसको बैलेंस्ड करते हैं, इसमें देख लेते हैं। Na इधर 1 है, इधर भी Na 1 है, यहाँ भी Na 1 है, Cl 1 है, यहाँ पे भी Cl 1 है, Ag 1 है, तो यहाँ पे भी Ag 1 है, और उसके बाद NO3 भी 1 है, तो यहाँ पे भी NO3 1 ही है, यानी इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये एक बैलेंस्ड समीकरण ही है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। अब हम लोग लास्ट देखते हैं, लास्ट हम लोग देखेंगे किसको, बेरियम क्लोराइड को। तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड जो है, बेरियम क्लोराइड जो है, बेरियम क्लोराइड यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है ये, और उसके बाद ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट है, ये क्या है, बेरियम सल्फेट हो गया बन के, और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। इसको बैलेंस्ड करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसमें सिर्फ क्लोरीन को बैलेंस्ड करना है, यानी क्लोरीन 1 है, इधर भी 1 ही है, और हाइड्रोजन यहाँ पे लेकिन 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2HCl हो गया, और यहाँ पे बेरियम 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 भी 1 ही है, तो यहाँ पे ये बैलेंस्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पे कितना है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, और यहाँ पे भी क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे बस हो गया, सारा का सारा बैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन, यहाँ पे 2H, तो यहाँ पे भी 2H, उसके बाद BaSO4 यहाँ है, तो BaSO4 यहाँ है, ठीक है, ये सारा का सारा बैलेंस्ड हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको करने का कोशिश कीजिएगा। 1 मिनट, चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, और 8 है, और 9 10,
चलिए आप लोग 10 तक ही लीजिए या फिर 11 तक ले लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर कितना से? क्वेश्चन नंबर 7 से, क्योंकि 6 तक तो हमने डिस्कस कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हो गया क्लियर? तो ये आप लोग होमवर्क समझ लीजिए, या फिर इसको या फिर घर में करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर हम तो बताएंगे। क्लास आप लोग का इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि हम लोग इसमें ना सिर्फ आंसर बताते हैं बल्कि आप लोग को कंटेंट भी देते हैं कि ये जो है कहाँ से आया है, क्यों आया और क्यों लिख रहे हैं। इसी वजह से आप लोग का क्लास लंबा हो जाता है। सो आप लोग मैनेज करना सीखिए, ठीक है? और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, जिससे कि और सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, हैव ए नाइस डे।